तो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के नेक्स्ट पार्ट में आए हैं। इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि सीटेट का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है तो प्रैक्टिस का और भी टाइम मिल गया है। बात करते हैं कि भूकंप के बारे में। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि 26 जनवरी 2001 के बारे में है। जबकि 26 जनवरी 2001 में गुजरात के अंदर एक ऐसा भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोग मर गए थे और कई हजार लोग घायल हो गए थे। अगर बात करें बचाव और राहत कार्य की, तो इसके लिए सेना के जवानों को बुलाया गया था। और ये जो भूकंप आया था उसकी डेट अगर याद रखनी है तो वो है 26 जनवरी 2001 और ये गुजरात में आया था और भुज में भी आया था। भुज तो गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद के पास में एक भुज नाम की जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा हानि हुई थी। अगर बात करें अहमदाबाद शहर की, तो इसमें कम से कम 150 इमारतें जो थी वो ढह गई थी और करीब 1 दर्जन बहुमंजिलीय इमारतें थीं जो इस 150 इमारतों में से ढह गई थीं। अगर इनके नीचे से जो शव की बात करें तो कम से कम 250 शव निकाल लिए जा चुके थे उस वक्त और कई हजार लोग इस इमारतों के मलबे के नीचे दब चुके थे। जब बचाव कार्य की बात करें तो बहुत तेजी से हुई, जिसमें शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत बची जिसमें दरारें ना पड़ी हुई। मतलब ये भूकंप बहुत ही खतरनाक आया था जब भूकंप प्लेट धरती की प्लेटों में हलचल हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी बढ़ी। अगर भुज की बात करें जो कि अहमदाबाद में ही पड़ता है, अहमदाबाद के पास में, तो वहाँ पे चारों ओर डरे हुए लोग थे। उन्होंने भगदड़ मचा दी, जबकि जवानों ने उन लोगों के सहयोग में काफी काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे थे उस जगह। तो ये एक भूकंप इतना खतरनाक आया था कि इसको देखने के बाद भूकंप से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और उसके कुछ उपाय जो हैं अब हम आगे पढ़ेंगे, कि भूकंप बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये कभी भी आ सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आज के वर्तमान की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने के अंदर काफी बार भूकंप आ चुका है और मोस्टली दिल्ली ही इसका केंद्र रहा है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हो सके तो घर के बाहर जो खुले मैदान है उसमें निकल जाओ। अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पे लेटकर कोई मजबूत चीज उसके नीचे छिप जाओ, चाहे वो मेज हो, मतलब कोई भी मजबूत चीज हो सकती है और उसे पकड़ के रखना होता है ताकि जो वो आप उसके नीचे तो छुप गए हो, अगर वो फिसल कर अगर दूर निकल गई तो क्या होगा? तो फिर छुपने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसे मजबूती से पकड़ के भी रखना चाहिए और जब तक कंपन ना रुक जाए तब तक उसी के नीचे बैठना चाहिए। तो जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसने ये छोटा बच्चा मजबूत मेज के नीचे छुप गया है और उसने कस के पकड़ रखा है जब तक कि भूकंप थम ना जाए, कंपन उसके थम ना जाए तब तक उसके नीचे ही वो बैठा है। अब बात करते हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये एक कहानी टाइप में दी हुई है जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखी थी। अब इसमें क्या था कि एक किसान था जो कि मुंह से ही आलू को भी ठंडा कर रहा था और मुंह से ही आग को हवा भी दे रहा था। तो एक बलसातिया की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। अब इसमें ये बात की गई है कि जो मुंह से निकली हुई हवा होती है वो बाहर का जो तापमान होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ठंडा या गर्म कर लेता है। ये केवल एक मुंह की जो हवा निकलती है उसी में ये फैसिलिटी है कि वो बाहर बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है। अगर बात करें स्टेथोस्कोप की जो कि डॉक्टर लगा के रखते हैं, जिसे कॉमन भाषा में लोग आला भी कह देते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप उसका नाम है। वो किस काम आता है? वो धड़कन के सुनने के काम आता है।
तो जब डॉक्टर को अगर छाती के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनना होता है या उसके बारे में कुछ जानना हो तो उसे धड़कन को पता करने के लिए वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। अगर बात करें हवा की, तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और उसके कारण वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा है वो भारी होने के कारण नीचे जाती है। तो जो अगर बात करें हम ज्वार भाटा की, तो उसमें यही चीज होती है कि जो क्या नाम है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे से आती है, जिसके कारण वो एक दूसरे में कोइंसिडेंस हो जाते हैं और बहुत तेज तेज घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी को वो अपने साथ घुमाते हैं। तो ये तो एक मेन कारण था ज्वार भाटा का। अगर हम बात करें कि जब सांस गर्म होती है और जबकि शीशा ठंडा होता है, तो जब बंदा सांस के साथ जो भाप आती है वो जब ठंडे शीशे पर पड़ती है, तो जब गर्म हवा है और शीशा ठंडा रहेगा तो जब ठंडे उस पर पड़ेगी तो पानी की बूंदें जैसी उस पर बन जाती हैं, और जिसकी वजह से वो जो नमी होती है वो शीशे को धुंधला कर देती है। कभी आपने शीशे पर फूंक मारा होगा तो उस पर धुंधलापन आ जाता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि सांस गर्म होती है और शीशा जो होता है वो ठंडा होता है, जिससे पानी की बूंदें बन जाती हैं। आगे बात करते हैं स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री की। तो स्टालिन के जो थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, बनाई थी, इंडिया अनटच्ड के नाम से। इसमें काफी हद तक जो छुआछूत फैली हुई थी उसके ऊपर प्रहार किया गया था। अगर हम बात करें गांधी जी के बहुत एक करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, उनका बेटा नारायण था जो कि बचपन में गांधी जी के आश्रम में रहता था। अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, तो जो बाबा साहेब अंबेडकर थे वो मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले थे, जो कि अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये पहले महू के नाम से जाना जाता था, तो यहीं इन्होंने पढ़ाई की थी और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। आगे बात करें कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने छुआछूत के खिलाफ एक जंग लड़ी थी और काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी। इसमें इन्होंने जो छुआछूत जिनके साथ हो रही थी उनको न्याय दिलाने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और ये हमारे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे। अगर बात करें बाबा साहेब अम्बेडकर की, तो इन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की हुई थी उस वक्त, और ये विदेश भी गए थे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। अगर हम बात करें पुरानी यादों की, जो कि जो नारायण था यानी कि बावला, वो गुजरात के साबरमती आश्रम में जब 11 साल का था तो वहीं रहता था गांधी जी के साथ, और उसे अलग अलग काम करने पड़ते थे। अब उनमें उन्हीं कामों में से एक था कि जो आने वाले मेहमान थे उनको टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। यानी कि तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को जो है एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर जो गांधी जी थे उन्होंने आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था उस आश्रम के अंदर। और फिर वो चाहे कोई भी हो, ये प्रॉपर नहीं था वहां पर कि जातिवाद है कि हाँ यही बंदे करेंगे, ये नहीं, सबको करना पड़ता था इस काम को। और नारायण को उस वक्त की एक बात याद है कि जो वहां के कई लोग थे वो इस काम को टालने की कोशिश करते थे, और कुछ तो इस काम से डर कर आश्रम को छोड़कर भी भाग जाते थे। अगर हम गांधी जी की बात करें तो एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए, और यह गांव था तो वर्धा शहर में, लेकिन फिर भी जो शहर की सुविधाएं थी उन वो वहां पर नहीं थी। गांव में गांधी जी थे और गांधी जी के साथ माधव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे, और ऐसे कई महीने वहां बीत गए। तो एक दिन जब सुबह के समय
गांव के बाहर गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। तब उसने महादेव भाई को देखा और वो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देखकर नारायण को बहुत हैरानी हुई। उसे गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है। इस पे गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसी छुआछूत को मिटाने के लिए काफी हद तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेहनत की थी, लड़ाई की थी, और उन्हें काफी वर्षों तक अपने ही देशवासियों से लड़ना पड़ा। अगर बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी से जब ये पूछा कि अगर गांव वाले जो है नहीं सुधरे तो क्या फायदा, उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है। सफाई तो सफाई को सफाई का काम भी एक कला ही है। लेकिन जो नारायण था वो फिर भी नहीं माना, और वो फिर बोल पड़ा कि पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, लेकिन फिर भी आगे चल के नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो ये जो छोटी सी कहानी है नारायण भाई दास की, ये संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से है। अब बात करते हैं मुंबई में अफसाना की। तो मुंबई में जो अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम से मुलाकात की थी, जिसने ये कहानी लिखी है। तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई में है। और यहाँ इस रेलवे स्टेशन से नागपाड़ा की दूरी मात्र पैदल से 20 मिनट है। अगर बंदा पैदल जाता है तो 20 मिनट लगेंगे। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर भी मुंबई में है। बच्चों में यह समझ विकसित करना, जो ये इस पाठ का उद्देश्य ये है कि खिलाड़ी को उसके खेल से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति और आर्थिक स्थिति से, कि वो इस कास्ट का है या नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस सब से नहीं जानना चाहिए खिलाड़ी को। खिलाड़ी एक खिलाड़ी ही होता है और उसे खेल से पहचानना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चू खान प्लेग्राउंड की, तो ये प्लेग्राउंड मुंबई में है और इसका नाम जो है वो मुस्तफ़ा खान के नाम पे पड़ा। जो मुस्तफ़ा खान है उसको मोहल्ले में सब बच्चू खान कहते थे, इसलिए उस प्लेग्राउंड का नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड रख दिया गया, जो कि मुंबई में है। और यह पाठ ज्यादातर लिंग भेद को दर्शाता है, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों में और लड़कियों में अंतर होता है। तो इस पाठ के द्वारा उस भेद को मिटाने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन है, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है और इससे चश्मे के जो कांच हैं वो धुंधले हो जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि मुंह से निकला जो है, उसके मुंह से निकला पानी है उसके चश्मे के कांच पे एक परत बना देता है, ये गलत है। उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है, ये भी गलत है। उसके मुंह से निकली जो गर्म हवा है वो संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है, ये बात ठीक है। उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। तो हवा जो मुंह से निकली होती है वो गर्म होती है और कांच ठंडा होता है, इसलिए ये बात भी गलत है। और ये इस बात सही है कि जो मुंह से निकली गर्म हवा है वो छोटी छोटी बूंदें बनाती है कांच की, क्योंकि कांच ठंडा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।